अब हम पढ़ेंगे फ्रूडलीच का आइसोथर्म। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से सवाल आते हैं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया ताकि आप लोग यहां पर फ्रूडलीच के आइसोथर्म को समझ सको। तो लेट्स स्टार्ट फ्रूडलीच आइसोथर्म, जिस पे सवाल 100% आएगा। मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं, इसको ध्यान से समझना भैया। चलिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो फ्रूडलीच के आइसोथर्म में करते क्या है, यहां पर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस किस के बीच में करते हैं कि भैया कितना एब्जॉर्ब, यहां पर कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है प्रेशर के रिस्पेक्ट में। आपको ये तो पता होगा कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो पक्का है कि एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ये तो तय है। तो इन दोनों के बीच के ग्राफ को फ्रूडलीच ने बताया और इसी को बोलते हैं फ्रूडलीच की आइसोथर्म। तो यहां पर सबसे पहले तो किस किस के बीच में ग्राफ बनता है, यहां पर एक ग्राफ प्लॉट होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कितना चीज कितनी एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हुई है। तो यहां पर सबसे पहले x क्या है, x इज द क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेट, x इज द क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेट जो कि एड्सॉर्ब हुई है। तो m क्या है, m इज बेसिकली द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो यहां पर क्या बोला गया आपसे, आपसे कहा गया कि इतना एड्सॉर्बेट इतने एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हुआ है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझे आप। तो x बाई एम का मतलब क्या होता है, x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। बहुत आसान है यार, बच्चों के जैसा है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। तो x बाई एम को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, यस दैट इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड गैस, एब्जॉर्ब्ड कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई है, एड्सॉर्ब हुई है, उसका अमाउंट कितना है, उसको कैसे दिखाया जाता है, उसको x बाई एम से दिखाया जाता है। तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं x बाई एम वर्सेस प्रेशर। और बेसिकली इस ग्राफ को हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट में रखते हुए करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए करते हैं। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। इसी को फ्रूडलीच की एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। अब आप जरा चेक करो बेसिकली ये कैसे पता लगता है, आप जरा मैं उसके बताता हूं। यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि आप लोग यहां पर क्या करते हैं, आप लोग यहां पर बेसिकली आपको सबको पता है कि अगर आपने यहां पर एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में आपने प्रेशर बनाया, तो यहां पर और अंदर यहां पर ये एक चीज है जो कि क्या करेगी, बेसिकली एड्सॉर्प्शन का काम कर रही है। तो जितना प्रेशर बनाओगे उतनी जल्दी इनके सरफेस पर चीज चीज क्या होगी, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे सरफेस पर उतनी चीज घुलती जाएगी। यस, तो यहां पर बेसिकली क्या हो गया, यहां पर हमें यह पता लग गया कि जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है बेसिकली वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ते जाएगा। सबको समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ते जाएगा। ये खास बात होती है, जैसे कि आप इस ईंट को देखो, ये ईंट जो एड्सॉर्ब कर रही है वो खाली है, लेकिन अगर आपने प्रेशर बनाया तो उसने फटाफट से क्या किया, मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया। तो मजे की बात देखो, यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा आपका, यहां पर ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है। मैं इधर लाइन खींच देता हूं, तो यहां पर x एक्सिस पर आप प्रेशर लेते हो और y एक्सिस पर आप क्या लेते हो, x बाई एम। ये लाइन को भूल जाना, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन आप थोड़ा सा गौर मत करना, इस लाइन को भूल जाना। मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट से थोड़ा सा शार्पली हटा देता हूं। तो व्हाइट कहां है, यहां पर ही मैं इसको हटा देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो मुझे तो खुद को ही व्हाइट नहीं दिख रहा। अच्छा छोड़ो, यहां पर हटाते नहीं है अपन, सीधे यहां पर चलते हैं। तो बेसिकली यहां पर ग्राफ कैसा बनता है, इनिशियली जब आप प्रेशर बनाते हो यहां पर जो भी अमाउंट होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर बनाते जाओगे आपकी अमाउंट ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहां पर जो आपकी प्रेशर x बाई एम की वैल्यू है प्रेशर के 1 बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब यहां पर ये कैसे पता लगा, ये बेटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए धीरे धीरे। मतलब समझो, मतलब ये है कि मान लो मैंने एक ग्लास लिया और मैं इस पे प्रेशर बनाते जा रहा हूं, बनाते जा रहा हूं, बनाते जा रहा हूं। ऐसा थोड़ी हो कि मैं कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहा हूं और कंटिन्यूसली घुलती ही जा रही है। अरे यार, सरफेस की लिमिट है। सरफेस अगर पूरा कवर हो गया तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ जाओगे और जैसे जैसे वो एड्सॉर्ब करता जाएगा धीरे धीरे क्वांटिटी कम एड्सॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी और लास्ट में तो सैचुरेशन आ जाएगा। लास्ट में देखो यहां पर सैचुरेशन आ गया और मतलब क्या हुआ कि अब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो बेसिकली यहां पर एड्सॉर्प्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप खुद से दिमाग लगाओ, पहले तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने पर x बाई एम का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और एकदम सैचुरेशन पे चला गया बाद में। तो यहां पर बेसिकली इसी बिहाफ पर फ्रूडलिच ने क्या किया था, अपना एक आइसोथर्म दिया था। अब वो आइसोथर्म क्या था, अब इसी के बिहाफ पे हम लोग देखते हैं। सबको समझ में आ गया।
तो यहां पर किस तरह से उसने आइसोथर्म को लिखा, और ये जो पीएस प्रेशर है बेसिकली ये क्या है, ये सैचुरेशन पॉइंट पर प्रेशर आ गया है, मतलब अब ये सैचुरेशन पर पहुंच गया। अब इसके बाद प्रेशर बढ़ाने पर आपकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगी, अब हो चुकी होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इंटरमीडिएट पे प्रेशर के 1/n वैल्यू पर आ जाता है, ये समझ में आ गया। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने पर x/m पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी प्रेशर बना लो x/f की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। इसको बोलते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो बेसिकली फ्रूडलिच के आइसोथर्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, हाई प्रेशर। सबको समझ में आ गया, और ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। और मैं एक बात जानता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा हार्ड आने लगता है ना चीज, वो भाग जाते हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं रहती, उनको लगता है कि अपने तो बस की बात ही नहीं है, छोड़ो। अगर बेटा डॉक्टर बनना है ना तो आपको हर एक चीज समझनी और सीखनी पड़ेगी, इसलिए बैठना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, एक चीज शुरू में समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में बढ़ते रहते हो आपको वो चीज समझ में आने लगती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पूरी चीज को पढ़ो, अभी तक खत्म नहीं हुई है फ्रूडलिच की आइसोथर्म। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, यहां पर ग्राफ जो प्लॉट होता है वो प्रेशर और यहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में होता है। पहले इनिशियली क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे बेसिकली एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन यहां पर खुद ही सोचो यार, हर किसी चीज की एक लिमिट होती है। फिर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी, फाइनली यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इनिशियल यानी कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे तो एक्चुअली x/m का वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो x/m का वैल्यू यहां पर प्रेशर की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, और इनिशियली x/m की वैल्यू जो है प्रेशर की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर 1 और 0 के बीच में एक्चुअली ये पावर वेरी करेगी। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भाई साहब थे, क्या नाम था उनका, फ्रूडलिच, उन्होंने क्या किया, वो फ्रूडलिच भाई साहब ने अपनी क्या बना दी, आइसोथर्म बना दी। तो आप जरा चेक करो, यहां पर इनिशियली डायरेक्टली प्रेशर टू द पावर 1 है, फिर यहां पर प्रेशर टू द पावर 1/n है, फाइनली यहां पर प्रेशर टू द पावर 0 हो गई, क्योंकि प्रेशर टू द पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। पीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। वहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अब जितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिसॉर्प्शन हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया तो अब बढ़ेगा नहीं, सबको समझ में आ गया। तो वहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो अब इस हिसाब से अगर फ्रूडलिच को आइसोथर्म देनी होती तो वो कैसे देता, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखो। एट लो प्रेशर x/m किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केपी के। x/m की वैल्यू यहां पर इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, पी के। अगर आपने यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो किसके बराबर आ जाएगी, केपी के। यस, और ये क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। तो शुरू में आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, सबको समझ में आता है, शुरू में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, के कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एट हाई प्रेशर, x/m की वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। सो x/m का वैल्यू क्या है, p टू द पावर 0 है। आ गया सबको समझ में। तो यहां पर ये फाइनल प्रेशर की तरफ जा रहा है, हाई प्रेशर पर x/m की वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाती है। इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना था। p0 यानी कि p टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। काफी बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता। तो बेसिकली x/m का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इंटरमीडिएट पर क्या होगा, इंटरमीडिएट पर x/m का वैल्यू p के पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप देखो जरा, चेक करो, इनिशियली पावर थी प्रेशर की 1, फाइनली पावर थी प्रेशर की 0, और बीच में पावर प्रेशर की क्या है, 1/n। तो आप लोग मुझे बताओ कि 1/n की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी। 1/n की वैल्यू डिपेंड करेगी 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में ही 1/n का वैल्यू वेरी करेगा। तो आप में से काफी बच्चों को तो यह पता ही नहीं होता कि 1/n का वेरिएशन कहां से कहां तक होता है। 1/n का वेरिएशन 0 से लेके 1 तक होता है, इसके अलावा होता ही नहीं है। तो 1/n का वेरिएशन याद रखो, दिस इज द वेरिएशन ऑफ 1/n, नॉट n। बहुत सारे बच्चों इसको n का वेरिएशन मान लेते हैं, गलत बात। यहां पर ये वेरिएशन 0 और 1 के बीच में 1/n का वेरिएशन है। आया समझ में। नाउ ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप जरा चेक करो, तो फाइनली अगर फ्रूडलिच के आइसोथर्म को लिखना हो तो कैसे लिखोगे। फ्रूडलिच का आइसोथर्म है बेसिकली कितना अमाउंट एड्सॉर्ब हुआ वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, प्रेशर टू द पावर 1/n के ऊपर। उसको आप ढंग से लिखना चाहो तो x/m इज इक्वल टू क्या हुआ, k इंटू p टू द पावर 1/n। और 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 और 1 के बीच में वेरी कर रही है। अब आप इसको थोड़ा सा और समझो तो कुछ ऐसा समझ सकते हो। एट लोअर प्रेशर हमको पता है p टू द पावर कितनी होती है, 1।
इसका मतलब 1/n की वैल्यू कितनी हो गई? अगर आप इसका ये इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करोगे तो 1/n का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू भी हुआ 1। अगर 1/n का वैल्यू, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, तो n का वैल्यू 1 हो गया। अगर एट हाई प्रेशर पर देखते हैं, हाई प्रेशर पर क्या सीन होता है? हाई प्रेशर पर x/m का वैल्यू p टू द पावर 0 होती है। इसका मतलब 1/n का वैल्यू हाई प्रेशर पर क्या हो गया? 0। तो n का वैल्यू कितना हो गया? इन्फिनिटी। और अगर अब कोई आपसे पूछे कि भैया 1/n का वैल्यू तो 1 और 0 के बीच में वेरी करता है, सही बात है। तो बताओ n का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है? n का वैल्यू वेरी करता है 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये आपका नीट का सवाल है भैया, नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर ये नीट का क्वेश्चन बन गया आपका। मैं यहां स्टार लगा रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पूरा चैप्टर करके जाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, जब तक लिखोगे नहीं ना कोई फायदा नहीं निकलने वाला। तो यहां पर 1/n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, लेकिन n का वैल्यू तो यहां पर वेरी करता है बेसिकली 1 और इंफिनिटी के बीच में। अब देखो यहां पर आप इसको लॉगरिदमिकली भी लिख सकते हो। लॉगरिदमिकली का मतलब क्या है? आपको सबको पता है कि आपके पास फ्रूडलिच की आइसोथर्म होती है x/m इज इक्वल्स टू k p टू द पावर 1/n। आप इसको log में कन्वर्ट कर लो, तो यहां पर log ऑफ x/m किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस यहां पर किसके बराबर होगा? 1/n log ऑफ p। और ये एक इक्वेशन है लाइन की, जिसको आप कैसे लिख सकते हो? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां पर ये लाइन को दिखाएगी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, फ्रूडलिच के आइसोथर्म को लॉगरिदमिकली भी बना सकते हो। आया समझ में? यहां पर 1/n क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा, ऐसे भी पूछा जाता है। जो ग्राफ आ रहा है उसमें 1/n लाइन का स्लोप है, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहां पर हमने फ्रूडलिच का आइसोथर्म खत्म कर लिया। समझ में आता है? तो फ्रूडलिच का आइसोथर्म, आप इस डांस के मूव को देखो, आपको कैसा लग रहा है चैट सेक्शन में लिखो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समरी करके बता देता हूं। फ्रूडलिच की आइसोथर्म ये है, x/m इज इक्वल्स टू k प्रेशर टू द पावर 1/n। यहां पर 1/n का वैल्यू किस किस के बीच में होता है? 1 और 0 के बीच में। तो बेसिकली n का वैल्यू किस किस के बीच में होता है? n का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में होता है। बेटा यही है इसकी समरी, यही है इसकी समरी। और जिस जिसको ये समरी समझ में आ गई, चैट सेक्शन में अभी लिखो कि सर मुझे तो समझ में आ गई। और जिस जिसको समझ में आ गई, इतनी सी बात है, कोई इसके लिए लाल चड्डी की जरूरत नहीं है, कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। और जिस जिसको समझ में आ गई, उसका दिल बड़ा है तो वो सेशन को लाइक जरूर करेगा। सो डू लाइक द सेशन राइट नाउ, अगर आपको फ्रूडलिच का आइसोथर्म समझ में आ गया तो। बात खत्म है। फ्रूडलिच सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, भैया ऐसा है, लो प्रेशर पर आपसे, लो प्रेशर पर जैसे जैसे आपके यहां पर सरफेस पर चीज नहीं आके चिपक रही है, तो सरफेस पर चिपकना उसका लो प्रेशर पे ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया है तो सैचुरेशन की, हर चीज की सैचुरेशन होती है। फाइनली ज्यादा प्रेशर बनाने पर x/m का वैल्यू वेरी नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिस जिसको ये डांस मूव अच्छा लग रहा है और जिस जिसको फ्रूडलिच के आइसोथर्म समझ में आ गई, बोलो आहा, यप मी, मजा आ गया, समझ में आ गया।